जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह मध्यकालीन भारत का लास्ट वीडियो होगा और इसके साथ ही मैं मध्यकालीन भारत को समाप्त कर दूंगा और मध्यकालीन भारत का पूरी अध्यायवार वीडियो प्लेलिस्ट में शामिल है और यह 16वां वीडियो होगा। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे इससे पूर्व 15 वीडियो, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं और उसे चेक करें और देखें। पूरी मध्यकालीन भारत का वीडियो प्लेलिस्ट में शामिल है। चैप्टर वाइज प्राचीन भारत का भी प्लेलिस्ट शामिल है और भारतीय संविधान से भी संबंधित प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जो चैप्टर वाइज शामिल है। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे देखें और यदि अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा राज्य और संघ। मराठा राज्य और संघ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग आज देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो मराठों का जो उत्कर्ष हुआ था, किस कारण से मराठों का जन्म हुआ था या उत्कर्ष हुआ था। तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है धार्मिक चेतना के कारण मराठों का उत्कर्ष हुआ था, भौगोलिक सुरक्षा के कारण, सी में है राजनीतिक जागृति के कारण, डी में है उच्च नेतृत्व शक्ति के कारण और ई में है उपरोक्त में सभी के कारण। तो मराठों के उत्कर्ष का उपरोक्त में से सभी कारणों के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। धार्मिक चेतना के कारण भी, भौगोलिक सुरक्षा के कारण भी और राजनीतिक जागृति के कारण भी, उच्च नेतृत्व शक्ति के कारण भी मराठों के उत्कर्ष का कारण रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, ये आपको चित्र दिया हुआ है, मानचित्र है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये मानचित्र को आप लोग ध्यान से देखें। ये महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक हो गया, कुछ भाग कर्नाटक का, दक्षिण भाग का कुछ महाराष्ट्र है और इधर यहाँ फैला हुआ राजस्थान तक, गुजरात तक। तो ये जो साम्राज्य है फैला हुआ, ये साम्राज्य किसका था। इस चित्र को देखकर ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज दर्शाता है, किसका दर्शाता है। ऑप्शन ए में है सातवाहनों का, ऑप्शन बी में बतापी के चालुक्यों का, ऑप्शन सी में राष्ट्रकूटों का, ऑप्शन डी में मराठों का। तो यह छायांकित भाग है जो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मराठों के भाग को दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, यह हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो शिवाजी ने मुगलों को 1659 ईस्वी में, कब 1659 ईस्वी में शिवाजी ने सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। स्थान कौन सा था, सलहार का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सलहार का युद्ध 1659 में हुआ था, मुगलों को हराया था शिवाजी ने। और शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ है। शिवाजी का जन्म हुआ है 1627 में शिवनेर में। शिवनेर में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ है और शिवाजी 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में होता है। कब, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद वो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। कब, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 53 वर्ष की आयु में। और शिवाजी का जो राजधानी था वो कहाँ था, तो शिवाजी का राजधानी रायगढ़ था। तो इतना जो हमने बताया है ये काफी महत्वपूर्ण है शिवाजी के लिए, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में आपसे प्रश्न पूछा है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति के उपाधि धारण की थी। अभी जस्ट हमने सारा चीज बता दिया है। तो इसमें से दोनों चीज हमने बताया था,
कि शिवाजी का कब जन्म हुआ, कब वो छत्रपति बने और कब वो उनकी मृत्यु हुई। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1627 में शिवाजी का जन्म शिवनेर में होता है और 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद वो छत्रपति के उपाधि धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, 1627 से 1674। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। बीजापुर के जो सुल्तान थे वो शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। वो कौन सा सेनानायक था, उस सेनानायक का क्या नाम था जो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था उस सेनानायक को शिवाजी को दबाने के लिए, और कब? 1659 ईस्वी में। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है इनायत खां, ऑप्शन बी में है अफजल खां, ऑप्शन सी में है शाइस्ता खां, ऑप्शन डी में है सैयद वांदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, अफजल खां। अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी के महत्वाकांक्षियों पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। किंतु शिवाजी अपनी कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए अफजल खां का हत्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में है, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ग्वालियर, ऑप्शन बी में आगरा, ऑप्शन सी में दिल्ली और ऑप्शन डी में कानपुर। जब शिवाजी मुगलों के कैद से भागे थे तो वो किस नगर में थे? तो वो आगरा नगर में थे। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। वो कहाँ थे? आगरा नगर में थे। आगरा नगर के जयपुर भवन में थे कैद। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में 1666 में जब गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना में, उसी टाइम शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में बुलाता है और उसी समय धोखे से उसे शिवाजी को औरंगजेब बंदी बना लेता है और आगरा नगर के जयपुर महल में कैद कर नजरबंद कर दिया जाता है शिवाजी को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन ए में है रायगढ़, बी में सतारा, सी में पुरंदर, डी में तंजौर। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसके बाद छत्रपति के उपाधि धारण किए थे और अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाए थे? तो रायगढ़ को। और शिवाजी अपने राज अभिषेक के लिए बनारस के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट को उन्होंने आमंत्रित किया था और गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी किसके शासनकाल में? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में? तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी। अष्टप्रधान एक मंत्रिपरिषद थी, वो मराठों के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। शिवाजी ने अपनी केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल हुआ करते थे। अष्टप्रधान में ये 8
सेनानायकों को या 8 मंत्रियों को नियुक्त किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, मराठों के साथ प्रशासन में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा मैच है। प्रश्न नंबर 2 में ये सजाना है हमें कालानुक्रम के अनुसार। अष्टप्रधान के शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। कौन अधिकारी अष्टप्रधान में थे शिवाजी के? शिवाजी के अष्टप्रधान में मजमूदार थे, वकीर थे, वाकनानिस थे और सुरनविस थे। तो उपरोक्त में सभी था। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। किससे संबंधित था सरनोबात का पद? तो ए में है वित्तीय प्रशासन से, बी में न्यायिक प्रशासन से, सी में स्थानीय प्रशासन से, डी में सैन्य प्रशासन से। जो सरनोबात था पद था सरनोबात जो सैन्य प्रशासन से था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14th नंबर प्रश्न में है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो कौन था जो विदेशी मामलों को देखरेख करता था? ऑप्शन ए में पेशवा, ऑप्शन बी में सचिव, ऑप्शन डी में पंडित राव, ऑप्शन सी में पंडित राव, ऑप्शन डी में सुमंत। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सुमंत जी थे जो विदेशी मामलों को देख रेख क्या करते थे, सुमंत जी के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को कहा जाता था। तो विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था अभी हमने देखा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? किसके राज्य के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद था जो सहायता करते थे? ऑप्शन ए में हर्षवर्धन के, ऑप्शन बी में समुद्रगुप्त के, ऑप्शन सी में शिवाजी के, ऑप्शन डी में यशोवर्मन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। यश शिवाजी का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है शिवाजी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कथन है और कारण है। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है यह पूछना है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। तो ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, कारण गलत है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? 4 ऑप्शन है राजा राम, बी में बालाजी विश्वनाथ, सी में गंगाबाई और डी में नानाजी देशमुख। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया था मराठा प्रशासन को। बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में शासनकाल को कालानुक्रम व्यवस्थित करे सो बताया जा रहा है कि उनके निम्नलिखित में को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 को दिए हुए हैं तो इनका शासनकाल को व्यवस्थित करने के लिए हमसे कुछ कहा गया है। तो पहले है बाजीराव। बाजीराव का कार्यकाल कब था? तो बाजीराव का कार्यकाल सबसे पहले देखें बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल। और बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल कब से कब था? 1713 से 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल होता है। बालाजी विश्वनाथ का 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल होता है। और फिर उसके बाद साहू जी का कार्यकाल आता है। उसके बाद पेशवा पद नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक रहता है। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1740 से लेके 1720 बाजीराव, यही है बाजीराव प्रथम। 1740 से 1720 से लेकर के 1740 तक बाजीराव प्रथम है। बाजीराव प्रथम उसके बाद बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 में होता है।
कब? 1740 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद माधवराव का कार्यकाल 1761 में होता है। 1761 से 1772 तक माधवराव का कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? पहले बालाजी आएगा, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 20 में है, इसे सही कालानुक्रम के रूप में सजाइए। फर्स्ट में है छत्रपति साहू जी। तो छत्रपति साहू जी का कार्यकाल 1680 से लेकर के 1689 तक था। छत्रपति साहू जी का कार्यकाल। राजा राम का 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक था। और किसका? राजा राम का कार्यकाल। राजा राम जो थे शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। राजा राम शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे और संभाजी जो थे शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और संभाजी साहू जी जो थे शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और शिवाजी टू के बारे में हम जब देखें, शिवाजी टू के बारे में देखें, ठीक है, शिवाजी टू के बारे में ये है संभाजी के, ये हो गया राजा राम के बारे में। राजा राम है जो शिवाजी के द्वितीय पुत्र है और संभाजी हैं जो छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र है। और शिवाजी टू जो हुए, शिवाजी टू का कार्यकाल 1700 से लेकर के 1708 ईस्वी तक था शिवाजी टू का कार्यकाल। और राजा राम के पुत्र है शिवाजी टू। और छत्रपति साहू जी, जो साहू जी का कार्यकाल हुआ, साहू जी का कार्यकाल 1708 से लेकर के 1749 ईस्वी तक साहू जी का कार्यकाल। तो इस प्रकार हमें काल अनुक्रम के रूप में सजाना हो तो सबसे पहले कौन आएगा? दो आएगा, दो राजा राम। उसके बाद कौन आएगा? राजा राम के बाद आएगा ना, सबसे पहले संभाजी आएंगे। संभाजी का कार्यकाल 1680 से 1679 ईस्वी तक था। ठीक है। उसके बाद राजा राम, संभाजी के बाद राजा राम, और राजा राम के बाद शिवाजी टू, उसके बाद छत्रपति साहू जी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पहले सबसे आएंगे कौन? संभाजी, फिर आएंगे राजा राम, उसके बाद शिवाजी, उसके बाद छत्रपति साहू जी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है, कथन है और एक तरफ कारण है, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो बिल्कुल सही है। और कारण है, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर कर थे। साहू का जो उत्तराधिकारी थे पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो ये भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है। और कारण है जो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गए? किसके समय के बाद? तो ऑप्शन ए में बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी में बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी में बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी में बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी में माधवराव प्रथम। तो किसके समय के बाद मराठा राजा नजीज हो गए? तो ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राजा नजीज हो गए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। उस समय उनकी 4 वर्षीय पुत्र थी। राजा राम की मृत्यु के बाद वो उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी टू जिनका नाम था, उनको राजगद्दी पर बैठाया और खुद राजगद्दी को चलाने शुरू कर दी ताराबाई। वो अपने नेतृत्व अपने हाथों में ले ली ताराबाई। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ताराबाई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है, निम्नांकित मराठा में से जिसने 1700 ईस्वी में
1700 ईस्वी से आगे मुगल प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? देवियों में, मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी के आगे मराठा मुगल शासन के विरुद्ध संघर्ष की, वो कौन मराठा देवी थी, वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में अहिल्याबाई, ऑप्शन बी में मुक्ताबाई, सी में ताराबाई, डी में रुक्मिणी बाई। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मराठा देवियों में ताराबाई थी जो मुगलों के प्रति संघर्ष की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? सरंजामी प्रथा था जो किससे संबंधित था? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुब शाही प्रशासन या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मराठा भू राजस्व प्रथा थी। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है सरदेशमुखी के नाम से, बी में चौथ के नाम से, सी में अववाब के नाम से, और डी में जमादानी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व की दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होता था। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई यानी मुगलों से रक्षा करने के बदले वो चौथ लिया करते थे मराठे लोग। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है, इस एक इतिहासकार ने पानीपत के तीसरे लड़ाई को स्वयं देखा और वह कौन था? कौन इतिहासकार था जो पानीपत के लड़ाई को देखे थे? तो उन इतिहासकार का नाम कौन क्या है? ऑप्शन ए में खफी खां, ऑप्शन बी में काशीराज पंडित, ऑप्शन डी में दत्ताजी पिंगले, ऑप्शन सी में दत्ताजी पिंगले, और ऑप्शन डी में हरचरण दास। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। काशीराज पंडित थे जो पानीपत के तृतीय लड़ाई को अपनी आंखों से देखे थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और पानीपत का तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में, ठीक है, सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी। किसके बीच? अफगान सेना के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बी मेरा सही आंसर होगा। काशीराज पंडित ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है, 28 में है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत के तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली को तो तत्कालीन कारण क्या था, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपना वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा जा रहा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो मराठों को हराया था कौन? ऑप्शन ए में है अफगानों ने, ऑप्शन बी में अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी ने मुगलों ने, ऑप्शन डी में रोहिलों ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने हराया था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अफगानों ने मराठा को हराया था। ऑप्शन, और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाव कर रहे थे। सदाशिव राव भाव कर रहे थे और इस युद्ध में मराठे पूरी तरह से पराजित हुए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 30 में, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए में 14 जनवरी 1760 में गलत, 5 जनवरी 1761 में, बी सी में 14 जनवरी 1761 में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था, यह हमसे पूछ रहा है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 1761 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, वर्ष कौन था?
कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। इसके साथ ही ये अंतिम प्रश्न होगा मराठों से संबंधित, और मध्यकालीन भारत का ये अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद मैं आधुनिक भारत स्टार्ट करूंगा दोस्तों। आधुनिक भारत का मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट डे मैं आधुनिक भारत का वीडियो लाऊंगा, पहला वीडियो। उसके बाद आधुनिक भारत को भी चैप्टर वाइज मैं इसी तरह लाता रहूंगा, और एक दिन उसे भी चैप्टर वाइज पढ़ा करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे मैं प्राचीन भारत का पूरा प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, चैप्टर वाइज वीडियो जारी कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लें उसे। और मध्यकालीन भारत का भी ये लास्ट वीडियो है, और भारतीय संविधान से संबंधित भी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, वो पूरा चैप्टर वाइज है, उसे भी जाके देख लें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? कौन था रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र? ऑप्शन ए में है गुलाम कादिर रूहेला, बी में नजीब खां, सी में अली मोहम्मद खां, डी में हफीज रहमत खां। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कौन था? नजीब खां। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। नजीब खां है जो रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही मध्यकालीन भारत का चैप्टर वाइज अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो आधुनिक भारत से मैं लाऊंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।